अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स जो मेरे हैं उन्होंने डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना इन पे अपनी एक सीरीज़ बनाएं जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक सजेस्ट करें। तो आज की वीडियो में यही मैं लॉन्ग टर्म के लिए जो अच्छे स्टॉक हैं वो आपसे मैं सेक्टर वाइज डिस्कस करूंगा, जिसमें से आप 5 से 6 स्टॉक जो है ना अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और जो नया पोर्टफोलियो अगर आप बनाना चाहें 2025 का, तो उसमें आप ये 5 कोई से भी स्टॉक सेलेक्ट कर लें, इनमें से हर सेक्टर में से एक। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको एक हेल्दी गेन देंगे विद वेरी लो रिस्क। यानी जब आप डाइवर्सिफाई कर देंगे अपना पोर्टफोलियो, तो फिर आपका रिस्क भी कवर हो जाएगा और आप हर सेक्टर में जो एक उसमें प्रोग्रेस होगी या रैली होगी, आप उसे भी इंजॉय कर लेंगे। ठीक है। तो आपने सेक्टर भी चेंज करने होते हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए, और प्लस आपने जो है ना स्टॉक भी, एक स्टॉक में तो आपको पता ही है सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन सेम बास्केट, ये तो आपको मशहूर एक फ्रेज पता है। तो इसमें हम आज देखेंगे, सबसे पहले एयरलिंक को देखेंगे। अच्छा जी, इसमें मैं आपको एयरलिंक का बताता चलूं कि मैंने पिछले दिनों में आपको ये बाइंग रिकमेंड नहीं था करा, वो मैंने कमेंट सेक्शन में बताया था। फंडामेंटली ये बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन लेवरेज में काम हो रहा है, इसलिए हम फॉर टाइम भी इसे हम करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो अब इसमें चलें, रोल ओवर वीक हो गया। आप कल से या नए साल से आप जो है ना मंडे से या आप थर्सडे से जब पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें ये आप स्टॉक रख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से इसका एनालिसिस करूंगा, क्योंकि ये अल्फा स्टॉक है। तो इसमें जो ग्रोथ स्टोरी है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या इसमें ग्रोथ स्टोरी है। अच्छा जी, ये एक हमारा ब्रोकेज हाउस है बड़ा अच्छा, आरएफवी उसकी रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है। इसमें भी इन्होंने बाई कॉल दी हुई है, और इन्होंने मल्टीपल इसके रीजंस बताए हुए हैं। मैं आपको वन बाय वन थोड़ा शॉर्टली ना हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो है ना इन्होंने 2026 से एक्सपोर्ट स्टार्ट करनी है, वो 1 मिलियन फोन्स की जो है ना एक्सपोर्ट का इनका प्लान है। उसके बाद टीवी सेगमेंट, टीवी सेगमेंट में भी ये आ रहे हैं, शामी के जो टीवी हैं, तो वो भी इन्होंने 2026 में इनका यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है, सेल। उससे भी रेवेन्यू 7.9 बिलियन का मिलेगा। तो उससे भी इनकी जो ईपीएस है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके बाद लैपटॉप सेगमेंट में भी आ रहे हैं ये आगे, यानी ग्रोथ स्टोरीज हैं। और इस कंपनी ने पास्ट में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और इसमें ग्रोथ स्टोरीज काफ़ी हैं। शामी की जो कार है वो भी फिलहाल तो इन्होंने इसे यानी कि पाइपलाइन में नहीं है, लेकिन वो ज़रूर प्लान्स में ज़रूर है कि आने वाले कुछ सालों में अगर आप रखते हैं तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी, और काफ़ी वो इन है BYD के बाद, यानी कि उसकी अच्छी सेल है। अच्छा, लैपटॉप सेगमेंट में भी इनका यानी कि 12 बिलियन का ये रेवेन्यू एंटिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर ये देखा जाए ना, इसकी जो इन्होंने ग्रोथ एक स्टोरी बनाई है, तो 4 साल में देखें तो CAGR यानी कैपिटल क्यूमुलेटेड एनुअल ग्रोथ रेवेन्यू, तो वो 45%, यानी अगर इसका देखें तो 45% इसमें ग्रोथ बनती है ईयर ऑन ईयर, ये 2028 तक। तो ये इसमें डिविडेंड भी ये देते हैं। ये ऐसा स्टॉक है जिसमें ग्रोथ भी है प्लस डिविडेंड भी है। पिछले यानी ये क्वार्टर्स में भी देता रहा है, एक क्वार्टर छोड़ के दूसरे क्वार्टर में डिविडेंड भी देता है, और आने वाले दिनों में भी देगा। यानी कि अगर 2025 का डिविडेंड देखें तो 12 रुपये बनता है, जो एंटिसिपेट किया जा रहा है। और 26 का देखा जाए तो वो 16 रुपये है। और ये इसकी रिलेटिव परफॉर्मेंस अगर देखें इंडेक्स से, तो इंडेक्स को भी इसने आउट परफॉर्म किया। ये देखिए आप, इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब मैं थोड़ा सा ना इसका आपको बता देता हूँ इसका, यानी एयरलिंक का जो है ना इसका बिजनेस मॉडल क्या है। एक तो ये एयरलिंक का ये है कि एयरलिंक के पास ना डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट मोबाइल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब रिसेंटली इन्होंने आईफोन की भी पाकिस्तान में इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई है, तो वो भी एक इसमें बड़ा अच्छा एक इसके रेवेन्यू स्ट्रीम में इजाफा करेंगे। इनका बेसिकली जो एयरलिंक कम्युनिकेशन है,
इसका काम ये है कि ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी आउटलेट हैं मुख्तलिफ जिस तरह प्लाजाज में और मुख्तलिफ एरियाज में, वहाँ से यानी ये मोबाइल ये सेल करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। और जो इसमें इनकी जो कंपनी की मेन इनकम है ना, वो आ रही है, एक इनकी सब्सिडी है सेलेक्ट टेक्नोलॉजी, जो शामी को पाकिस्तान में जो शामी के साइट है ना उन्हें प्रोड्यूस करती है। तो उसकी वजह से जो शामी की सेल्स अच्छी है, और वो फिर इनकी टेक्नो भी इनके पास ही है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज के थ्रू, उसकी वजह से इनकी इनकम अच्छी आ रही है। और आप ये अगर देखें ना, हम इधर पी रेशियो इसकी 30 आ रही है, लेकिन इसकी अगर हम देखें एग्जैक्ट, इधर एग्जैक्ट नहीं आ रही, वो एग्जैक्ट इसलिए नहीं आ रही कि ये अनकंसोलिडेटेड इसकी अर्निंग आ रही है, जो कि एक क्वार्टर की 0.89 है। ऑल दो इसमें डिक्लाइन आया है, लेकिन आप ये देखेंगे ना, इसकी जो कंसोलिडेटेड अर्निंग है उसमें जंप आया है, 2.13 इसकी एक क्वार्टर की अर्निंग है। तो अगर हम इसमें ग्रोथ फैक्टर भी देखें तो साल की, अगर बिल्कुल हम एक कंजर्वेटिव सी इसकी निकालें ना, फॉरवर्ड पी निकालें 10 की वो निकलती है। तो उस हिसाब से भी 10 की अगर हम देखें तो 30 के मल्टीपल पे तीन तीन सवा 300 इसकी जो प्राइस बनती है जो एक साल में है, डिविडेंड इसके अलावा है। लेकिन अल्फा स्टॉक है, इसमें ग्रोथ स्टोरी होती है, इसमें क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो ये फिर इसमें इससे ज़्यादा आप एक रख सकते हैं आइडिया कि ये मैंने बिल्कुल आपको एक जो है ना बड़ी एक मैंने सेफ साइड पे आपको इसकी अर्निंग बताई है कि ये इसकी आ सकती है। अच्छा, ये दूसरा हमारा अल्फा स्टॉक है पीटीसी। पीटीसी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी ग्रोथ स्टोरी आपको पता है कि ये जो टेलीनॉर के साथ इसका मर्जर हो रहा है, टेलीनॉर को टेक ओवर कर रहा है, तो उसकी वजह से इसमें ग्रोथ स्टोरी बड़ी अच्छी है। टेलीनॉर की ये जो अर्निंग है ना एक साल की, वो इसकी जो इसने प्राइस पे की है 4 साल में, वो अर्निंग इसे पूरा कर देंगे। तो इसमें ये हम देख लेते हैं कि ये इसकी जो सीसीपी से पेंडिंग अप्रूवल थी इसकी टेलीनॉर की, तो ये होपफुली मुझे लगता है इसी वीक में अप्रूवल आ जानी है। उसके बाद हो सकता है कि जो शेयर प्राइस में भी एक नई रैली बनी, आल दो एक नई इसमें रैली बन चुकी है। तो ये आप देखें कि इसने ये बताया हुआ है कि 1.8 बिलियन का इन्होंने टेलीनॉर पाकिस्तान का बिजनेस जो है ना परचेज किया। इसमें साथ एक टावर भी है टेलीनॉर का, ओरियंट टावर है, वो भी साथ इन्होंने टेलीनॉर का परचेज किया। टेलीनॉर की ये जो टेलीनॉर यानी कि इसका जो टेलीकम्युनिकेशन का काम है, साथ ओरियंट प्लाजा। लेकिन इसमें आपने याद रखना है जो इजी पैसा है वो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो इस डील में शामिल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब टेलीनॉर को चाहिए थे पैसे डॉलर्स में चाहिए थे, क्योंकि वो नॉर्वे कंपनी है, उसने बाहर लेके जाने थे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें कहा पिट्सी को कि अगर आपने लेना भी है, क्योंकि आपको पता है ये गवर्नमेंट ऑन एंटिटी है, इसमें इतिसलात जो है ना वो उसके पास मैनेजमेंट के राइट्स हैं, लेकिन मेजर जो शेयर होल्डिंग है वो स्टिल गवर्नमेंट के पास है। तो इसमें गवर्नमेंट ने फिर कहा कि ये हमारे पास तो डॉलर नहीं है। तो जो इन्होंने इतिसलात ने बाहर से यूएई से एक बैंक है वहाँ का, वहाँ से रेंज किए और वहाँ से जो है ना इन्हें पेमेंट कर रहे हैं 400 मिलियन डॉलर की। तो अब ये अगर देखा जाए टेलीनॉर को, देखा जाए कि टेलीनॉर की इस डील से जो इन्होंने पैसे यानी कि डेट लिया उसके ऊपर भी पैसे इन्होंने देने हैं, इंटरेस्ट देना है, तो क्या इसके लिए बेनिफिट होगा। तो इससे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि टेलीनॉर के 44 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी 23% इसका मार्केट शेयर बनता है, और जो यूफोन का मार्केट शेयर है वो 13% है। तो इसके बाद जब इनका दोनों का अगर क्लब किया जाए तो 36% ऑलमोस्ट जैज के बराबर हो जाएगा। जैज का 37% है। तो जब ये क्लब होगा तो इसमें एक ग्रोथ स्टोरी भी आएगी, सिनर्जी आएगी, तो उसकी वजह से मजीद यानी कि कॉस्ट कटिंग भी होगी, और एक मजीद एक आपको इसकी अर्निंग बेहतर होती नजर आएगी पीटीसी की, जो कि स्टिल डेट आज की डेट तक इसकी अर्निंग लॉस में है। यानी कि अगर इसकी आप जस्ट पीटीसी की देखें तो वो माइनस उसका प्रॉफिट है, कुछ पैसे है, लेकिन अगर आप देखें कंसोलिडेट अर्निंग तो उसमें स्टिल ये लॉस में है। तो ये इसके आने से चीज़ें बेहतर होंगी, फिर इसकी शेयर प्राइस भी इम्प्रूव होगी। ठीक है। उसके बाद इनके बाद जो दूसरा
ब्रॉडबैंड का बिजनेस है और बाकी इनके पास फाइबर ऑप्टिक और ये चीज़ें हैं सारी, तो इस हवाले से भी इनका जस्ट यू बैंक भी है इनके पास। तो ये पूरे ग्रुप की अर्निंग या ग्रुप की एक मैं आपको ना कंपनी से सब्सिडी बता रहा हूँ। जो अगर हम सिर्फ टू बी मोर कंसाइज अगर हम टेलीनॉर के हवाले से बात करें कि एक्विजिशन से कितना फायदा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी जो ये चीज़ें हैं वो तो ये लेके चल रहा है। टेलीनॉर के आने से जो गेम चेंज हो रही है, एक गेम चेंजर एंटिसिपेट हो रहा है, वो क्या है? अच्छा, टेलीनॉर की जो 2024 की पूरे साल की अर्निंग थी बिफोर टैक्स, वो थी 34 बिलियन। और जो ये 9th मंथ की है यानी 3 क्वार्टर्स की, वो पूरे साल की है 45 बिलियन। तो ये अज्यूम अगर किया जाए कि अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, तो फिर हम अगर इसमें से हम निकाल लें जो डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं और फाइनेंशियल चार्जेस जो कि 400 मिलियन डॉलर के लोन पे आने हैं, तो फिर भी इसकी जो अर्निंग बचती है वो 18 बिलियन रुपीस की अर्निंग है। ये बड़ी अच्छी इन्होंने डील की है इसका, यानी कि इन्होंने उन्हें पौने दामों में इसे खरीद लिया। पता नहीं अब टाइना को क्या जल्दी थी यहाँ से जाने की, तो उससे इसकी अर्निंग 3.6 की इसकी अर्निंग बन जाएगी। और 3.6 की अगर अर्निंग इसकी यहाँ से बन रही है, तो आप आगे देखेंगे जो हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो 30 की पीई पे चल रहा है। और इसकी हम देखें तो ये राउंड आपको ये अगर ये सब कुछ इस तरह स्मूथली हो गया तो इंशाल्लाह ये आपको पीटीसी का शेयर अराउंड 80 अराउंड 90 आपको जाता नजर आएगा। ठीक है, दूसरा इसमें ये है कि पीटीसी में आपको पता है कि ये जो इनकी जो बैलेंस शीट पे लॉन्ग टर्म डेट है वो काफ़ी उसकी हाई पोजीशन है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका टोटल डेट है 181 बिलियन। और यानी कि 900 बेसिक पॉइंट 9% जो इसमें इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हुई है, तो उसकी फाइनेंस कॉस्ट में 16 बिलियन का इसमें फायदा होगा इसे। और उससे भी इसकी ईपीएस का जो इम्पैक्ट है ऑलमोस्ट 2 इसकी ईपीएस का इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये पीटीसी को मैंने इसलिए आपसे किया, आगे भी इसमें यानी कि आप सारा ना देख सकते हैं, लेकिन वो फिर वीडियो लंबी हो जानी है। ये आपको मैं थोड़ा सा इसलिए स्लाइड चला रहा हूँ कि जिन लोगों की दिलचस्पी है वो इन्हें स्क्रीनशॉट लेके भी इसे स्टडी कर सकते हैं और ये रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ग्रोथ स्टोरी है, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में भी इसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ ग्रोथ स्टोरी है। और अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट्स पे, तो वो मैं आगे जाके आपको ये दिखाऊंगा, तीन जो अल्फा स्टॉक बताए हैं, 3-4 टेक्निकल चार्ट्स पे बताऊंगा, तो उधर भी आपको समझ लगेगी कि इसमें क्या एक एक्टिविटी है। ठीक है जी, अगला स्टॉक हम डिस्कस करते हैं। ये अगला स्टॉक है जी हमारा सी साहब। सी साहब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा कंसोलिडेट भी इसने कर लिया। ये बड़ी अच्छी कंपनी है, अल्फा स्टॉक है ये। आप इसकी भी इसमें भी काफ़ी ग्रोथ स्टोरीज हैं। पहले मैं आपको इसका बिजनेस बता दूं कि मेन जो कोर बिजनेस है इनका, बड़े डायमीटर्स के ये पाइप्स बनाते हैं जिसमें गैस की यानी कि एसएनजीपी का भी ऑर्डर इनके पास है। जो कराची में K4 प्रोजेक्ट है वो भी इनके पास है। आगे 2-4 दिन पहले एक 1.8 बिलियन का एक और ऑर्डर मिला है। तो इनको जो, क्योंकि ये जो जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं फ्यू प्लेयर्स हैं, एक में इंटरनेशनल स्टील है और एक ये है। तो इस हवाले से इनके पास जो आगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें इनके पास काफ़ी काम है। फिर इनका CS कैपिटल है, ये सारा पढ़ लें हम। क्रिसन स्टील, क्रिसन कॉटन प्रोडक्ट्स, इसका मैं देख रहा था इसकी कोई खास अर्निंग का इम्पैक्ट नहीं है इस पर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाला जो इनका डिवीजन है उसमें से ये इन्हें इनकम आ रही है। CS एनर्जी में भी कोई खास इनकी इन्हें इनकम नहीं आ रही। क्रिसन हदीद जो है इन्होंने प्लांट सेल कर दिया है और उसकी भी जो प्रोसीड्स हैं जो पूरे प्लांट का यानी स्क्रैप सेल किया है इन्होंने, उसकी प्रोसीड्स भी आने वाले क्वार्टर में आने वाली है, जिसकी वजह से इसके ईपीएस में जान पाएगा। एक क्रिसन यानी जो हदीद है इसकी सेल प्रोसीड, एक जो एल्ट्रॉन एनर्जी है, ये नीचे इन्होंने बताया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अल्टर्न एनर्जी में भी इनके स्टेक्स हैं। एग्जैक्ट परसेंटेज आप देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं देख के आपको बता दूंगा। अराउंड 25% है। तो उसने अल्ट्रॉन एनर्जी ने पिछले दिनों में ₹7 का डिविडेंड अनाउंस किया था, इंटरम डिविडेंड, तो वो भी नहीं मिलना है। वो भी इसकी यानी कि
उसमें आएगा, ईपीएस में रिफ्लेक्शन आएगी उसकी। शकरगंज फूड में भी इनकी है और शकरगंज शुगर मिल में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है, यानी बड़ा डिवर्सिफाई इनका जो है ना एक सब्सिडीज है। सीएस कैपिटल जो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है और उसके हवाले से फिर स्टॉक मार्केट आपको पता अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसे वहां से भी इंशाल्लाह जो रेगुलर इनकम आती रहेगी। अब इसकी हम अगर देखें तो इसकी शेयर प्राइस जो कंसोलिडेशन में जाने की एक रीजन ये भी थी कि इसकी जो पिछली अर्निंग है ना पिछले क्वार्टर की, वो इतनी अच्छी नहीं आई। आप इसमें ये भी देखें कि ये स्टिल, अगर इंजीनियरिंग सेक्टर सेक्टर में हम देखें तो 6.1 की पीई पे आपको मिल रहा है। आप किसी भी यानी कि देख लें जो इंजीनियरिंग सेक्टर के अच्छे स्टॉक हैं, आपको ये 6 की पीई पे कोई भी स्टॉक आपको नहीं मिल रहा होगा। हम अगर ये देखें मुगल एक अच्छा स्टॉक है, ये 17 की पीई पे है। तो इस तरह इसमें यह है कि एक ये हमें चीप मिल रहा है, वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर हम देखें अपनी मार्केट की एवरेज पीई रेशो देखें तो वो 7.5% पे आप ट्रेड कर रही है। तो इसमें एक पीई के वाले से भी जंप है। दूसरा ये है कि एक ये जो मैंने आपको पहले स्टॉक बताया टेलीनॉर, वो भी डिविडेंड देता है, थोड़ा देता है क्योंकि जो जिसमें ग्रोथ होती है उसमें डिविडेंड कम होता है, और ये भी डिविडेंड अच्छा दे रहा है। ये सी सैप भी, इसने ₹3.5 का एक डिविडेंड दिया, ₹2 का एक दिया। इस क्वार्टर में भी इसकी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा डिविडेंड देगा। तो इसका अगर हम देखें, इसकी भी इधर कंसोलिडेटेड अर्निंग के हवाले से इन्होंने नहीं पी निकाली। अगर कंसोलिडेटेड के हवाले से निकालें तो मजीद इसकी बेहतर हो जाती है पी। अच्छा, ये इन्होंने पी निकाली है इसकी, जस्ट जो स्टील का इसका काम है इसकी, यानी कि कंडेंस अनकंसोलिडेटेड जो इसकी अर्निंग है ना, वो पिछले क्वार्टर में सिर्फ यानी ₹1 आई थी। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें प्रेशर आया, लेकिन आप इसकी कंसोलिडेटेड अर्निंग देखें तो वो उसमें स्टिल इम्प्रूवमेंट है। ₹4 की इसकी अर्निंग आई है। तो इस हवाले से इस स्टॉक में बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, और टेक्निकल चार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये राइट टाइम है, आप इसने इंशाल्लाह अपना ब्रेकआउट देना है और ये आपको इमीडिएट गेन देता हुआ नजर आएगा। काफ़ी इसने बेहतर एक कंसोलिडेशन कर ली है। तीसरा स्टॉक जी हबको स्टॉक है, वो आप मोस्टली लोग जानते हैं। उस स्टॉक ने जो आईपीपी की वजह से काफ़ी मार खा ली है, लेकिन अब वो अच्छे लेवल पे आ चुका है। ये देखें ब्लू चिप स्टॉक है, 4 की पी पे हमें मिल रहा है। तो इसमें देखें वाईटीडी चेंज भी आप देखें 7% और 10% है, यानी इंडेक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये बड़ा अच्छा स्टॉक होने के बावजूद इसे मार पड़ी है। आईपीपी का जब इशू नहीं था तो ये 170 को इसने टच किया था, उसके बाद इसने डिक्लाइन, यानी कि आपको ये एक डिस्काउंटेड रेट पे अब मिल रहा है। इसमें जो BYD के वाले से एक गेम चेंजर उसमें भी एक स्टोरी है, और वो प्रैक्टिकल अब हो चुकी है। तो अब आप लॉन्ग टर्म अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क इसमें कम है, लेकिन इसमें इंशाल्लाह ताला आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा रिटर्न देगा। खासकर BYD के हवाले से, उसे टेस्ला किलर कहते हैं दुनिया में। टेस्ला के बाद उसकी सबसे ज़्यादा सेल्स है। तो उनका प्लांट मेगा मोटर जो उसकी सब्सिडरी है उन्होंने स्टार्ट किया अभी, जो जस्ट वो इम्पोर्ट करके सीपीयू से सेल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसमें भी बड़ी अच्छी स्टोरी है, और आप इसे भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ये अल्फा स्टॉक है, इनमें से मैंने आपको जस्ट एक टेस्ट दिया है। आप इनमें से ना कोई भी स्टॉक ले सकते हैं, ठीक है। एक ले लें, जो मतलब कि यंग पर्सन है वो दो भी ले सकता है। जो थोड़ा सी एजिड है 60 प्लस है, उन्हें एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है डिविडेंड की शेप में, तो वो फिर इसमें अगर वो देखना चाहे तो हब्को को देख सकते हैं, इसका डिविडेंड अच्छा है। बाकी दोनों का तीनों का डिविडेंड इतना अच्छा नहीं, लेकिन ग्रोथ उसमें अच्छी है। अच्छा, कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप ये बता दिया करें कि ये श्रिया स्टॉक है कि नहीं। तो जिसके आगे मैंने श्रिया लिखा है वो श्रिया स्टॉक है, जिसके आगे नहीं लिखा वो नॉन श्रिया है। तो ये आप इस हवाले से जो श्रिया स्टॉक में काम करते हैं, वो ये भी उनके लिए एक मैंने ईज पैदा कर दिया ताकि उनके लिए आसानी हो। अच्छा जी, ENP में हम देखें तो OGDC है और SSGC है, ठीक है। SSGC का मैं आपको बारहा जो है ना उसका मैं आपको बताता रहा हूँ कि आप SSGC लें, SSGC लें। और कल उसने, यानी मैंने आपको पहले
अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैंने पिछले 1 वीक से आपको उसकी बाइंग रोकी हुई थी कि आपने फ्रेश बाइंग नहीं करनी। आप जब उसमें एक थोड़ी-सी करेक्शन आ ले, फिर नई रैली बनाएगा, फिर हम उसमें काम करेंगे। तो आपने एसएसजीसी को जो है ना नहीं छोड़ना। ये भी अल्फा स्टॉक है, जिसमें मैं पीटीसी में आपको बताया ना, उसमें तो काम होने वाला है। लेकिन जो एसएसजीसी है, उसमें तो ज़बरदस्त काम हो रहा है। उसकी जो अर्निंग है, अगर हम पिछले क्वार्टर की देखें तो 5.5 की इसकी अर्निंग है। तो 5.5 की आप अर्निंग से भी देखें, अगर उससे पिछले क्वार्टर की देखें तो वो तो इससे भी ज़्यादा है। तो हम अगर 5 की अर्निंग देखें और आगे जिस तरह इसमें बेहतरी आ रही है गैस प्राइसेस के हवाले से, तो पूरे साल की इसकी अर्निंग बन रही है 30 रुपए की। जो मैं एक मेरी रफ सी कैलकुलेशन है, जो 30 की इंशाल्लाह ये देगा। तो इसमें आपको पता है कि इनको मजीद गैस प्राइसेस का भी इनके ओगरा ने अप्रूवल दी हुई है, जिसमें एसएसजीसी की अराउंड 40% है, तो वो भी इसमें एक ग्रोथ स्टोरी है। तो इस हवाले से अगर हम इसकी 30 भी ईपीएस देखें साल की, तो 5 की ईपीएस पे भी अगर इसे हम देखें तो एक साल में इसकी 150 प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, आप 150 भी ना करें, आप 100 भी कर लें, तो कल की डेट में ये 47 इसकी प्राइस थी। तो 100 तो ये कहीं भी नहीं गया। ये इंशाल्लाह ये आप ये मेरी वीडियो सेव करके रख लें। ये आपको विद इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह ये आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। जो यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप मुझसे पूछे ना, अगर ग्रोथ के वाले से, डिविडेंड भी इन्होंने अपनी जो रिसेंट इनकी हुई थी, इन्होंने सीबीएस की है ब्रीफिंग में, इन्होंने कहा कि डिविडेंड भी हम इंशाल्लाह 2025 में स्टार्ट कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा स्टॉक है ये, बड़ी मेरी अच्छी रिकमेंडेशन है। ओजीडीसी और एसएचजी, ओजीडीसी अब श्रिया में ऐड हो गया, पहले ये नॉन श्रिया स्टॉक था। तो ओजीडीसी भी बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है। अगर हम देखें कि जो मारी था वो 15 की पीई पे गया हुआ था, फिर आजकल 10 की पीई पे जा रहा है। वो ये आपको 4.5-5 की पीई पे मिल रहा है, यानी डिस्काउंटेड वैल्यू पे आपको मिल रहा है। वो इसमें जो आगे हमें मिल रही है, रैकोडिक के वाले से न्यूज़ मिल रही है, इसका स्टेक है, अच्छी डिस्कवरीज ये कर रहा है। वो भी इसमें अगेन एक स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी है। तो ये बड़ा अच्छा स्टॉक है। ज़्यादा मैं डिटेल में से डिस्कस नहीं करूंगा कि आप मोस्टली लोग इसे जानते हैं। इन दोनों में से भी आप दोनों को मैंने आपको बता दिया, एक आप कोई भी ले सकते हैं। जो भी आप लेंगे इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैंने आपको बताए हैं। टेक्निकल फिर हम एंड पे रख लेते हैं, कोशिश करता हूँ मैं सीधा सीधा सारे आपको ना टेक्निकल्स करके बता दूँ। अच्छा, ये फर्टिलाइजर में एफएससी है, एक तो ये नॉन श्री है, लेकिन इससे हटके ये बड़ा अच्छा स्टॉक है। और इसमें एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ आई है, आपने शायद मेरी पिछली वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो गैस प्राइसेस डिस्पैरिटी है ना, यानी एंग्रो को महंगी गैस मिल रही है, इसे सस्ती मिल रही है, तो उस पर भी गवर्नमेंट आपको काम करना चाह रही है, एंग्रो की तरफ से प्रेशर है। आल दो इनकी जो यूरिया की जो सेल प्राइस है पर बैग, इनकी 200 रुपये कम है एंग्रो से, लेकिन फिर भी एक डिस्पैरिटी तो है। तो इसे जो है ना, अगर वो ख़त्म होने की न्यूज़ जो है ना एक आई मार्केट में दोबारा, या उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो वक्ती तौर पे हम देख सकते हैं शेयर पे प्रेशर आए। तो आपने ये इसका फैक्टर जेन में रखना है। फातिमा पे आज सच कोई नहीं है, क्योंकि उनकी यूरिया प्रोडक्शन ही कम है। वो इसमें आप देख सकते हैं इसे चीप, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देखते हैं इसमें, ये एक तो लो पी पे मिल रहा है, दूसरा इसमें डिविडेंड भी अच्छा है। दोनों ही अच्छे स्टॉक हैं। एफएफसी की भी ज़बरदस्त, यानी कि आप देखें कि एफएफबीएल के मर्जर के बाद एजीएल में वो स्टेक ले रहा है। तो मैं इक्वली रेट करूंगा, आप जो सा मर्जी ले लें। जो लोग शरिया में काम करते हैं उनके लिए तो ईजी हो गया कि उन्होंने फातिमा लेना है। बाकी दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। एफएफसी इक्वली यानी कि अच्छे ये स्टॉक है। अच्छा जी, फार्मा में ग्लैक्सो, ये भी शरिया है, और शिफा। ग्लैक्सो ने आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को, आप देख सकते हैं। मैंने जो फार्मा की वीडियो बनाई थी, मैंने अराउंड 210 इसकी कॉल दी थी, और 440 तक इसने हाई किया विद इन 3 to 4 मंथ। तो शिफा भी इसी तरह ही है। शिफा में आगे बड़ी अच्छी ग्रोथ स्टोरीज हैं, और इनकी इनसाइडर बाइंग भी आ रही है। तो अभी ये इसने करेक्शन लिया, बड़े अच्छे लेवल भी आपको मिल रहा है। ये भी आप ले लें तो इंशाल्लाह ये शिफा भी आपको जो है ना आगे हेल्थ केयर में काफ़ी आगे इसमें एक इमर्जिंग मार्केट है। तो ये शिफा भी आपको इंशाल्लाह, ये अगर आप 350-360 का लेते हैं, तो ये भी आपको विद इन नो टाइम, आपको विद इन 1 ईयर ये आपको डबल होता नजर आएगा। वो ग्लैक्सो में तो गेन बड़ी अच्छी इसमें स्टोरी है। आप वो मेरी फार्मा की वीडियो अगर मैं लिंक में आपको दे दूंगा,
तो आप इसमें देखें मैंने जो बताए थे स्टॉक उन्होंने कैसा इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। फार्मा मेरी पहले भी टॉप पिक थी। अच्छा ये सीमेंट में हम देखें तो FCCL ये भी शरिया कंप्लाइंट अच्छे लेवल पे आ चुका है। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी ये सीमेंट प्रोडक्शन की कंपनी है कैपेसिटी वाइज, और 10 मिलियन टन इसकी कैपेसिटी है। तो इसमें FCCL आप देख सकते हैं बड़े अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। और दूसरा चिराट सीमेंट हमें मिल रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ चिराट का थोड़ा सा आपको इसमें वॉल्यूम्स थोड़े कम होते हैं। तो आपको मैं इसमें ना बताता हूँ कि ये क्यों मेरी टॉपिक है। पहले मेरी सीमेंट सेक्टर की आप वीडियो देखें उसमें ठट्ठा था मेरी टॉपिक, फिर फेटको था, और फिर FCCL और लक था। लेकिन चूंकि अच्छा परफॉर्म कर दिया ठट्ठा ने भी और फेटको ने भी, तो इसलिए अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट ये कर रहा हूँ। इनमें अभी भी रूम है क्योंकि आपने उन्होंने एक रैली बना ली है। तो इसमें ये देखें चिराग की एक तो पीई स्टील कम है, सीमेंट सेक्टर 10 की पीई पे ट्रेड कर रहा है, ये 7.5 की, यानी 25% आपको यहाँ से भी अपसाइड इसमें नजर आ सकता है। दूसरा इसमें फ्री फ्लोट 60 है, लेकिन इसमें वॉल्यूम्स कम आते हैं क्योंकि लोगों ने लॉन्ग टर्म इसके लिए रखा हुआ है, अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है। अच्छा आप इसमें जो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ वो आप थोड़ी नोट कीजिएगा कि पूरे 2024 की इसकी ईपीएस थी 28 रुपये, और अगर हम सिर्फ एक क्वार्टर की इसकी ईपीएस देखें तो वो 15 रुपए की बनती है। यानी कि आप देखें कि मैसिव जंप इसकी ईपीएस में आया है। और ईपीएस में जंप आने की वजह से अगर हम इसकी 15 की ईपीएस देखें, आल दो आगे जब कंस्ट्रक्शन साइड पे काम होना है, ये वैसे भी नॉर्थ का प्लेयर है, इसका उधर केपीके में प्लांट है, तो वहाँ पे एक तो ये अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करने की वजह से एक वो बड़ी समझ लें कि जो बाई सी एक्सपोर्ट होती है वो काफ़ी कम मार्जिन की एक्सपोर्ट होती है। तो जो साउथ के प्लेयर्स हैं उन्हें वो एक तो एक्सपोर्ट तो कर रहे होते हैं अपने फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन नॉर्थ के प्लेयर जो कोहाट सीमेंट है और चिराग सीमेंट है, इनको एक्सपोर्ट में भी अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं, प्लस ये जो अफगानिस्तान से कोल इंपोर्ट कर लेते हैं वो भी इन्हें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है। तो एनर्जी मिक्स भी ये बेहतर कर रहे हैं। और अगर हम आगे ज्यूम करेंगे कोई उस साइड पर नॉर्थ साइड पे कोई अगर कोई डैम नया बनना बनना शुरू हो या कोई एक्टिविटी हो रोड्स के हवाले से या कोई और कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक्टिविटी हो, तो उसमें भी इसे मेन बेनिफिट होगा। और इंशाल्लाह ये आपको स्टॉक अभी बड़े अच्छे लेवल पे आया है। अगर हम 15 की इसकी पी एक क्वार्टर की देखें, जो आने वाले क्वार्टर में इंशाल्लाह 15 से भी ऊपर जाएगी, तो हम इसकी देखें तो इसकी पूरे साल की 60 की पी बनते हैं। अगर मैं 15 ही देख लूँ और 10 की पी पे सीमेंट सेक्टर ट्रेड कर रहा है तो 600 इसकी प्राइस होनी चाहिए, जो 265 का मिल रहा है। इसमें बड़ा अच्छा एंट्री लेवल आप इसमें कर सकते हैं चिराग सीमेंट में। फौजी सीमेंट में मैंने आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं अगर आप मजीद डिटेल उसमें जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही जो है ना आपको FCCL का मैंने इतना नहीं बताया। अच्छा स्टॉक है वो अंडर वैल्यू। अच्छा जी एंड पे ये फैसल बैंक मैं कह रहा हूँ, जो लोग डिविडेंड लवर हैं उनके लिए बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर आपको पता है इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से ये एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है कुछ देर से, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट रुक जाने हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको ये नज़र आएगा कि ये सेक्टर भी परफॉर्म करेगा। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। एक तो ये आने वाले वक्तों का मिजान बैंक है, दूसरा ये आपको देखें कि बड़ी चीप पीई पे मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर वैसे ही ये कम पीई पे मिल रहे हैं, लेकिन आप अगर इसका देखें ना ये 2.6 की पीई पे मिल रहा है। अगर हम मिजान को देखें तो मिजान ऑलमोस्ट 4 की पीई पे, यानी ये डिस्काउंटेड है। दूसरा हम इसमें देखें अगर के इसने इसमें जो हम देखें अगर इसकी डिविडेंड पे आउट देखें तो वो बड़ा शानदार है। अगर आज के रेट पे भी आप ले लेते हैं ना, तो ये आप देखें डिविडेंड इसका 1.5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया और 2 रुपये, 2, 3, 5, 5 और 6.5 आने वाले अर्निंग बेहतर होने से इसका तकरीबन 8, 7.5, 8 का इसका डिविडेंड अगर एक साल में हम देखें तो इंशाल्लाह इसका बन जाना है। और 8 के डिविडेंड के हिसाब से आपको ये अगर मिल रहा है आपको 47 की प्राइस पे,
तो ये आपको अराउंड 16-17% डिविडेंड यील्ड भी है। यानी जो अगर फैसल बैंक में आप इस्लामिक बैंक में पैसे रख के जो प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आप फैसल बैंक का शेयर लेके अगर आप जस्ट उसका डिविडेंड लें तो आपको उस डिपॉजिट से ज़्यादा मिल जाएगा। प्लस इसमें जो अगर जो कैपिटल ग्रोथ आनी है वो भी शानदार आनी है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट एक बेहतर एसेट क्लास है। ठीक है जी। ये अब एस.एन.जी.पी का कुदरती खुला हुआ है, मैंने वैसे रिकमेंड तो नहीं किया, लेकिन आपकी एक अगर आपको मैं बताऊं तो ये बड़े ज़बरदस्त चैनल पे है, मैं इस पर काम कर रहा था। आप ये एस.एन.जी.पी 101 पे आए तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर ये आपको एक अच्छे टारगेट 125-30 के दिखाएगा। ये तो जस्ट एक बोनस ही मैंने आपको दिया है कि इसमें एक अच्छी जो है ना टिप मैंने आपको दे दिया, अगर जो सुई नादर में काम करना चाहते हैं। अच्छा जी, ये हम देखें, अब मैं जिस तरह मुझे याद आ रहे हैं मैं चलो टेक्निकल आपको सारे बता देता हूँ। अच्छा, ये सुई सदर्न की आप देखें, जबरदस्त इसने एक रैली बनाई है। ये 8 रुपये 70 पैसे का था अराउंड 2 माह पहले, और आज ये 47 रुपये का हो गया। और ये देखें, इसने आप इधर से अपनी एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनाई है, उधर से आपको ये ऊपर जाता हुआ अब नजर आएगा। इसने कंसोलिडेशन थोड़ी सी कंप्लीट की है, और इधर से आपको इजीली ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। आप इसमें ट्रेड भी ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी बड़ा अच्छा ये स्टॉक है। ओजीडीसी हम देखें तो ये मैं आपको रिकमेंड काफ़ी देर से कर रहा था, और इस दिन बड़ी अच्छी इसने रैली बनाई है, लेकिन लेवरेज में इसमें काम हो रहा था, तो फिर प्रॉफिट सेलिंग भी हमने देखी है। और ये 255 का इसने रिसेंट हाई बनाया है। ये आप देखें तो ये इसने बनाया है 24 दिसंबर को इसने बनाया है, यानी 2-3 दिन पहले इसने 255 को टच किया है। और अब अगर आप इस लेवल पे लें तो इंशाल्लाह ये 255 तो आपको इमीडिएट ये दिखाएगा, उसके बाद भी इंशाल्लाह ये बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा। डिविडेंड भी अच्छा दे देता है, 3 रुपए का इसने एक क्वार्टर का डिविडेंड दिया। आगे कैश फ्लो बेहतर होने की वजह से इनके डिविडेंड भी बेहतर आएंगे। जो सुई नॉर्दर्न सदर्न इनके पैसे देने हैं उसके हवाले से जो गैस प्राइस की बढ़ी हैं, तो इंशाल्लाह इसमें आगे भी ईएनपी सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं। आगे पीटीसी को हम डिस्कस करते हैं जी। पीटीसी एक बड़ी अच्छी रैली में है। ये देखिए आप, ये इसने ना उस एक बनाई, एक यहाँ से उठा ये 16 रुपये से, और विद इन फ्यू टाइम यानी विद इन फ्यू डेज ये 28 तक चला गया। ठीक है, ज़बरदस्त इसने एक दिया है। ये बड़ी हेल्दी इसने पीछे कंसोलिडेशन की है। उसके बाद इसने डिप लगाई। अब ये फिर जब मार्केट ने करेक्शन लिया तो इसने लिया, लेकिन अब ये इसने अपनी नई लेग आपको बनाता हुआ नजर आएगा। तो इसमें आप भी आप एंट्री ले सकते हैं, और आप इसको मैंने बाकी तो डिस्कस कर ली है। तो अच्छा, जितने ज़्यादा आपको मैं इंडिकेटर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं अपने लिए लगा लेता हूँ बाज़ दफ़ा, लेकिन मैं ना आपके लिए लगा नहीं रहा कि जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स होंगे ना आप उतने ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा इंडिकेटर्स पे चलें, आप एक उसमें देख लें, लेकिन ज़्यादा इंडिकेटर्स का इसमें रोल नहीं होता। आपने अच्छे लेवल पे एंट्री लेनी है, अच्छे लेवल पे है, जितने ज़्यादा आप इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही आप कंफ्यूज होंगे। जो डे ट्रेडर है या स्विंग है वो इंडिकेटर्स पे ज़्यादा उन्हें फोकस करना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उन्हें बस जस्ट एक अच्छे लेवल पे ट्रेड ले लेनी चाहिए। ऊपर हाई लेवल पे ना लें, अच्छे लेवल पे, मेरे कहने का मकसद है कि जहां से वो लेके भूल जाए। अच्छा जी, एयरलिंक हम देखें। एयरलिंक का ना ये इसने बड़ी जबरदस्त इधर कंसोलिडेशन की थी। ठीक है, इस लेवल पे इसने कंसोलिडेशन की ऑलमोस्ट ये काफी, यानी 23, इधर से हम देखें 15 अगस्त से लेके इसने, ये हम देखें ना, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि कंसोलिडेशन अगर अच्छा स्टॉक जितनी ज़्यादा कंसोलिडेशन करता है ना, उसके बाद जब वो ब्रेकआउट देता है तो बड़ा अच्छा ब्रेकआउट देता है। वो फिर उसकी प्राइस विद इन फ्यू डेज जम कर देता है। ये देखिए इस थिन रेंज में ये काफ़ी देर रहा है। यानी हम देखें 13 अगस्त से लेके फिर हम देखें यहाँ तक इसने ब्रेकआउट दिया 2 दिसंबर को। तो इसने जो 3-4 माह 5 माह इसने जो कंसोलिडेशन करी, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया तो बड़ा अच्छा इसने जो है ना एक बनाया, अपसाइड दिखाई। तो अब आपने थोड़ा सा इसकी चाल देख सकते हैं आप। अगर ये इधर कंसोलिडेशन करना शुरू हो गया तो फिर आप अभी थोड़ा सा इसका वेट कर लें। जो मैंने आपको दूसरे अल्फा स्टॉक बताए हैं वो उनमें ज़्यादा एक अच्छा टेक्निकल टूर पे बन रहा है, तो एयर लिंक को आप फॉर द टाइम बिंग आप इसे
इग्नोर भी कर सकते हैं। जब ये एक ऐसी अगर कंसल्टेशन बना लें तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। जिन्हें पसंद है ग्रोथ स्टोरी है वो ले भी सकते हैं, लेकिन मुझे ये टेक्निकल चार्ट्स पे ना थोड़ा इतना कोई बेहतर इसकी चाल नहीं लग रही, समझ नहीं लग रही कि ये किधर जाएगा अभी ये। इसमें बुल्स एंड बियर्स कंफ्यूज हैं। अच्छा जी, ये देखिए हम इसने ना सेंडिंग ट्राइएंगल का एक बनाया है पैटर्न। इसमें इसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ये भी हो सकता है कि ये मंडे को मार्केट ओपन हो तो ये ब्रेकआउट से ऊपर ही ओपन हो 108 9 से, और फिर ये रैली बना ले। अगर इधर इसने स्ट्रगल किया तो फिर आपने ब्रेकआउट का वेट करना है, और अगर आपको इस लेवल पे मिल जाए, ये जो इसकी एक्सपोर्ट बन रही है अराउंड 96 7, तो ये सोने पे सुहागा होगा। तो फिर आप इधर लेंगे तो इंशाल्लाह ये ब्रेकआउट देगा और निकल जाएगा। ये यानी मैंने आपको बता दिया है कि आप टेक्निकल चार्ट पे भी अब आपने एंट्री लेनी है तो आप ये देख के ले सकते हैं। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो आप चुप करके इसमें एंट्री ले सकते हैं, और इंशाल्लाह ये बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। अगर ये नहीं देता ब्रेकआउट फिर आप इसमें वेट कर सकते हैं। आपको तो अगर आपको हम देखें तो आपको तो माशाल्लाह उसने एक हाई लगाया, फिर इसने अपना डिप देखा, यहाँ तक आया, उसके बाद फिर अब ये ना एक नया अपना चैनल बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं ड्रा करूँ ना, ठीक है, इस चैनल से सपोर्ट ले रहा है, तो आप इंशाल्लाह इसमें अगर लेते हैं एंट्री तो यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो बड़ा अच्छा इसका बाइंग लेवल है। 120 पे आपको मिल जाए तो इंशाल्लाह ये फिर ऊपर नया हाई बनाएगा, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ये मैंने डिस्कस किया है बड़ा अच्छा। सिर्फ आप टेक्निकल चार्ट पे से देख सकते हैं। इस चैनल को अगर रीटेस्ट करता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज करने के इंडिकेटर्स नहीं लगा रहा। अच्छा जी, आगे हम डिस्कस करें FFC। ये देखें जी, एक प्रॉपर अप ट्रेंड में था, लेकिन अब जब वो न्यूज़ आई है तो इसने जो उसकी मूविंग एवरेज है उससे नीचे भी इसने क्लोजिंग दी है, तो इसमें बाइंग सजेस्ट नहीं होती। लेकिन चूंकि अच्छा स्टॉक है तो जब इसमें इंस्टीट्यूशन की इंटरेस्ट आना है तो ये ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आपने FFC लेना है तो आप थोड़ा सा ना इसका डिप का वेट करें। 350 के लेवल पे अगर आपको मिल जाए तो ये बड़ा अच्छा इसका बाइंग लेवल है। इससे इंशाल्लाह फिर आपको अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा सा आप वेट कर लें। थोड़ा सा ये प्रेशर लेता हुआ मुझे नजर आ रहा है। फातिमा भी देखें, फातिमा भी बड़े अच्छे अप ट्रेंड में। आप देखें यहाँ से इसने 51 से उठा है, और ये 80s के लेवल को ये इसने रिसेंट जो उसका हाई है 82 इसने टेस्ट किया। तो डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। ये देखें इसने ऑलमोस्ट 2.75 रुपीज़ का इसने डिविडेंड दिया। उससे पहले हम देखें तो इसने ये कंटिन्यूसली यानी अच्छा डिविडेंड दे रहा है, प्लस ये ग्रोथ भी अच्छी दिखा रहा है। तो अच्छी कंपनी है, आप इसमें देख सकते हैं। AGL में भी ये अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। तो इसमें ये FFC की वजह से, क्योंकि वो इस सेक्टर का किंग है, तो उसकी वजह से ये भी प्रेशर ले रहा है। लेकिन अगर ये आपको थोड़ा सा डिप पे मिले तो आप अगर ये रिसेंट लो पे आपको मिल जाए तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। 71 रुपीज़ एक आइडियल इसकी एंट्री पॉइंट है। इससे ऊपर इसने निकल जाना है। अगर FFC परफॉर्म करेगा तो इसने साथ ही निकल जाना है उसके। एंग्रो मैंने आपको इफर्ट नहीं रिकमेंड किया, क्योंकि उसने परफॉर्म भी नहीं किया, और मैं काफ़ी देर से ये रिकमेंड नहीं कर रहा। आप मेरे पुराने वीडियोस देखें तो उनमें मैंने फर्स्ट पिक FFC थी और सेकंड पिक मेरी फातिमा थी, और आउटस्टैंडिंगली इन्होंने परफॉर्म किया। अच्छा, ये FCCL को हम देख लें, बड़ा अच्छा स्टॉक है। इसे भी आप देखें तो ये मूविंग एवरेज से नीचे है, और इसने अब इसका मुझे लग रहा है कि इसने इधर से ही अपना ये देखें इसकी बुलिश डाइवर्जेंस इधर से शो कर रहा है। वॉल्यूम्स बेहतर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये आपको ऊपर ज़्यादा नज़र आएगा। इसने अपने चैनल को ब्रेक नहीं किया, अपने इस चैनल में स्टिल ये इंटैक्ट है।
तो देखें बड़ी ज़बरदस्त से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से उठा है, हो सकता है इसे रीटेस्ट करे तो ये एक आइडियल लेवल होगा आपका 34 50 पे आपको मिल जाए, 57 में मिल जाए। तो चलो आप लेंगे तो ये रिसेंट आई है अपना, उसके बाद ये देखें प्रॉपर अप ट्रेंड में है ये, एक दफ़ा भी इसने अपना जो चैनल बना हुआ है पूरा, इसने जो उसे एक दफ़ा भी तोड़ा नहीं है। तो आपको ये अच्छा जो है ना आने वाले वक्तों में, जब अभी ये अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट इसकी 40% यूटिलाइजेशन है, डीजी खाम में उन्होंने नया प्लांट लगाया हुआ है, कॉस्ट अपने जो ये एनर्जी मिक्स है उसे बेहतर कर रहे हैं, और जो फाइनेंस कॉस्ट है इनकी कम हो रही है इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, इसमें भी काफ़ी स्टोरीज हैं और अच्छी कंपनी है, ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छा ग्रुप है, आप इसे आंख बंद करके ले सकते हैं। चिराग सीमेंट का मैंने आपको फंडामेंटली पहले बता चुका हूँ सारा, तो उसे भी आप अगर लेना चाहें तो ये देखें, एक ये अपनी एक स्पोर्ट पे है, एक बड़ी इसकी स्ट्रांग स्पोर्ट है, वो इधर से इसने फिर अपने स्पोर्ट से ये ऊपर गया है। तो अब अगर आप देखें इसने ये जो प्रीवियस इसका हाई है इसे ये, यानी हम देखें ना एक इसका भी एक इस चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, पहले प्रॉपर ये अप ट्रेंड में था ये, यानी कि 21 अक्टूबर को ये 180 का शेयर था और ज़बरदस्त इसने वहां से उठाया और विद इन फ्यू डेज ये चला गया 320 को, यानी आप देखिए अमेजिंग इसने एक रैली बनाई है। अब जब इतनी बड़ी एग्जॉस्ट हो जाता है स्टॉक, उसमें बुल्स भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर एक उसने अगर इतनी एक एग्रेसिव रैली बनाए उसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन भी हेल्दी उसने करनी होती है। आप देखें कंसोलिडेशन वो बड़ी अच्छी कर ली है, अगर आप इस लेवल पे लें ना तो आराम से आपको ये 317 का तो इमीडिएट गेन देगा, 317 के लेवल पे जाएगा। अच्छा, आपने वहां भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट दे गया तो इंशाल्लाह फिर नई एक रैली बनाएगा, तो इसमें विन विन सिचुएशन है, इसमें रिस्क बिल्कुल कम है, इधर से नीचे इंशाल्लाह ये नहीं जाएगा और आपको ये स्टॉक बड़ी अच्छी एक आपको रैली देगा। अच्छा जी, आगे फैसल बैंक आई थिंक सो रह गया लास्ट, ये भी बड़ी अच्छी कंसल्टेशन ये कर रहा है, देखें हम अगर देखें तो काफ़ी अरसे से ये ये रेंज बाउंड हुआ हुआ है ये। अच्छा जी, ये एक परफेक्ट एग्जांपल हमें दे रहा है फेक आउट की, यानी आपने इस तरह इसमें ट्रैप नहीं होना, ये देखें इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन वो फेक आउट हो गया, तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि जब ये अपना ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग दे और नेक्स्ट क्लोजिंग जो है वो भी इसके ऊपर बना दे, तो वो कंफर्मेशन आ जाती है कि अब ये ब्रेकआउट जो है ना ये फेक आउट नहीं है। तो आप ये देखें जिन लोगों ने फिर इधर बाइंग किया वो परेशान होंगे, आज तक इसने इस लेवल को दोबारा नहीं टेस्ट किया। तो अब जितनी ये हेल्दी एक कंसोलिडेशन कर रहा है, जब भी बैंकिंग स्टॉक में एक रैली आनी है तो इसने ब्रेकआउट देना है, लेकिन अभी भी आप देखें तो आपको एक गेन नज़र आ रहा है। तो बेहतर ये है कि आप अगर ये हमारे अब जो पॉलिसी रेट अनाउंस होने हैं तो हो सकता है बैंकिंग स्टॉक में प्रेशर आए तो ये दोबारा आपको इधर मौका दे 44-50 के लेवल पे, तो आप चुप करके यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, एक आपको इमीडिएट गेन भी दे देगा, वो ब्रेकआउट के बाद इंशाल्लाह आ गया, अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो डिविडेंड पे आउट तो इसका ज़बरदस्त है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे भी ये ग्रोइंग बैंक है और इसका रिटेल नेटवर्क भी बड़ा अच्छा है, और ये इसका जो अर्निंग में इसका अगर आप जंप देखें ना तो बड़ा अच्छा हाल है। ये हाफ ईयरली अर्निंग इसकी आई है 4.45, और अगर आप इसकी देखें तो एक क्वार्टर की जो इसकी अर्निंग है वो 4 आई है, यानी जितने वो 6 माह में कमा रहा था अगले एक क्वार्टर में वो इतना कमा रहा है, यानी इतनी जबरदस्त इसमें ग्रोथ है। तो जस्ट वो आपको मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर में जो एक थोड़ा सा चल रहा है इंटरेस्ट रेट की वजह से और एडीआर के इश्यूज हैं, और इस वजह से आप आगे सुन रहे हैं कि जो इन पे सुपर टैक्स भी लगने वाला है, तो इस वाले से इन पे प्रेशर है, जो ही ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी ये बड़ी ज़बरदस्त पिक होगी आपकी। ठीक है, काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, मैंने वीकेंड पे, ताकि आपके पास टाइम होता है थोड़ा सा, अगर मैं मेहनत करूँ तो आप लोग भी टाइम दे के देखें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मज़ीद कोई आपने चीज़ क्यूरी पूछनी हो या जो भी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो दोस्त रह गए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।